नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर वन 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर की एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। एक ऐसी वार दोस्तों जिसमें दुनिया के सभी बड़े देश शामिल थे। ये वॉर कितनी घातक थी दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस वॉर में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग से ज़्यादा घायल हुए थे। दोस्तों, संपत्ति की अगर बात करें तो इस वॉर में इतना ही नहीं, सभी देशों को एक बहुत बड़े स्केल पर फाइनेंशियल बर्डन भी उठाना पड़ा था। इन देशों को कुल मिलाकर 337 करोड़ डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था। दोस्तों, ये उस दौर की बात है और अगर इसको वर्तमान इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो ये जो नंबर है 337 करोड़ डॉलर का, एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। दोस्तों, 1914 से 1919 के बीच लड़ा गया यह युद्ध एक ऐसी घटना से शुरू होता है जिसमें सर्बिया के कहने पर ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। कहने को तो दोस्तों सिर्फ यह एक घटना थी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी घटनाओं का बारूद जमा था। ठीक वैसे ही जैसे 1857 के समय, जिसमें इस घटना ने विस्फोट का काम किया दोस्तों, और फिर इस विस्फोट को पूरी दुनिया में फैलने में देर नहीं लगी। आखिर क्या थी ये बारूद रूपी घटनाएं, जानेंगे उन सबको, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। दोस्तों, अगर इस युद्ध में हम सभी देशों की बात करें तो इस युद्ध में ये सभी देश दोस्तों 2 गुटों में डिवाइड थे। एक तरफ जहां एलीड पावर्स और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स। अगर एलीड पावर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और यूएस। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं आपको यहां पर कि यूएस और जापान इसमें बहुत बाद में शामिल होते हैं। और एक और चीज़ ऐड कर देता हूं मैं यहीं पर, ये जितने भी देश थे दोस्तों ये इंपीरियलिस्ट देश थे। इंपीरियलिज्म की पॉलिसी ये फॉलो कर रहे थे और अपने रीजन के एक्सपेंशन में लगे हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे ब्रिटेन ने जगह जगह पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और भारत भी ब्रिटेन की एक कॉलोनीज में से एक था। क्लियर। दूसरी तरफ थी दोस्तों सेंट्रल पावर्स कंट्रीज। इनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, एक्चुअली में क्या था, ऑस्ट्रिया जो वर्तमान ऑस्ट्रिया ये नहीं था, उस समय ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही थे, तो पूरे इस इलाके को ऑस्ट्रिया हंगेरियन बोला जाता था। ये सारा एम्पायर और बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर इसमें शामिल था, जिन्हें सेंट्रल पावर कहा गया। इनमें ऑस्ट्रिया ने भी तेजी से एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना रखी थी। अब यह स्वाभाविक था दोस्तों कि 2 ऐसे देश जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, 2 साम्राज्यवादी देशों के आपस में हित टकराने लाजमी थे। ठीक वैसे ही आप इसे समझ सकते हैं जैसे कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपसी हित टकराने की वजह से कर्नाटिक वॉर हुई थी। दोस्तों 1914 में आज जो आप वर्तमान में मैप में वर्ल्ड मैप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस ये सब देखते हैं ना, आज की तुलना में उस समय 1914 में ये सभी देश अपने आप में बहुत बड़े देश थे और ये पूर्व की ओर विस्तार करने में लगे हुए थे, यानी कि बाल्कन प्रायद्वीप की ओर ये विस्तार करने लगे हुए थे। इसी क्रम में दोस्तों 1870 में इटली और बाद में जापान भी इन साम्राज्यवादी देशों में शामिल हो जाता है। दोस्तों, ये वो दौर था जब यूरोप में ये देश अपने दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए गुटबाजी में लगे हुए थे। ये अलग अलग गुट बना रहे थे ताकि दूसरे देशों से इनको जो खतरा था उनके विरुद्ध एक गुट बनाया जा सके और अपने जो विरोधी देश हैं उनको कमजोर किया जा सके। दोस्तों 1871 में जर्मनी का उदय होता बिस्मार्क के अंडर। ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो होता क्या है, जर्मनी ने इस गुटबाजी की शुरुआत करी थी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के एक सीक्रेट बायलेटरल ट्रीटी की, जिसमें 1882 में इटली भी शामिल हो जाता है और इस प्रकार दोस्तों यूरोप में जर्मनी के नेतृत्व में एक 3 देशों का गुट खड़ा हो जाता है। अब एक्चुअली में दोस्तों जर्मनी ने ये सारा कुछ जो भी कुछ किया था ना, ये गुटबाजी जो करी थी उसने फ्रांस के विरुद्ध करी थी, क्योंकि जर्मनी को अपने क्षेत्रीय विस्तार में अगर सबसे ज्यादा खतरा था तो वो फ्रांस का था। इसीलिए जर्मनी फ्रांस को अलग थलग करना चाहता था, उसे कमजोर करना चाहता था। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, जर्मनी को एक और जो सबसे बड़ा खतरा था वो रूस से था। रूस से खतरा इस वे में था
जर्मनी नहीं चाहता था कि रूस उसके विरोधी खेमे में शामिल हो, इसलिए उसने रूस से भी एक ट्रीटी कर ली और एक रूस को भी अपने खेमे में उसने मिला लिया। 1872 में दोस्तों ऑस्ट्रिया और रूस के साथ एक यूनियन बनाया जर्मनी ने, जिसे 3 सम्राटों का यूनियन कहा गया। इसमें कौन कौन से ये 3 सम्राट थे, या कह सकते हैं हम 3 एम्पायर इसमें शामिल थे, और ये 3 एम्पायर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रसिया। लेकिन दोस्तों इस यूनियन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी दोस्तों कि यहां पर ऑस्ट्रिया और रूस इन दोनों के आपसी इंटरेस्ट टकराते थे। अब आप खुद ही सोचिए, क्या 2 शत्रु देश, और इन दोनों की आपस में शत्रुता थी, एक लंबे समय से शत्रुता चली आ रही थी, तो आप सोचिए क्या 2 शत्रु देश एक गुट में रह सकते हैं साथ साथ? बिल्कुल कभी नहीं दोस्तों। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि साउथ एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, सार्क। सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों ही शामिल हैं। अब आप एक बात बताइए कि आपने ये कभी सुना है कि सार्क की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है? कभी नहीं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान दोनों के ही आपसी हित टकराते हैं। क्योंकि आपको जानते ही हैं कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी नीतियों को बढ़ावा देता है और भारत ये कभी नहीं चाहता है। इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कभी ऑर्गेनाइज होती ही देखी नहीं है, और पिछले 6-7 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठंडे बस्ते में है। इसी प्रकार दोस्तों इस 3 सम्राटों के यूनियन में भी यही दिक्कत थी, और ये गुट, ये हम कह सकते हैं यूनियन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और बहुत जल्द ये गुट टूट गया। अब दोस्तों होता कुछ यूं है, घटनाएं इस तरह से मोड़ लेती हैं कि जर्मनी चुप बैठने वाला तो नहीं था। अब उसने इंग्लैंड को चुनौती देना शुरू किया। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ दोस्तों जो जर्मनी करता आ रहा था, गुटबाजी। क्योंकि इंग्लैंड को जर्मनी से खतरा था, तो इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध एक नया गुट खड़ा कर लिया, और इस गुट में 1904 में इंग्लैंड ने फ्रांस और 1907 में रूस के साथ 2 समझौते कर लिए। क्योंकि दोस्तों जो 3 सम्राटों का यूनियन था वो टूट चुका था और रसिया अलग हो चुका था, इसलिए वो जर्मनी के विरुद्ध दूसरे गुट में शामिल हो गया। क्लियर हुआ यहाँ रसिया का मामला? अब देखो पूरा यूरोप इस वक्त 2 गुटों में डिवाइड हो चुका था। कौन कौन सा? एक तरफ तो इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया का, जिसे ट्रिपल एंटेंट कहा गया दोस्तों, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और जर्मनी, जिसमें बाद में ओटोमन एम्पायर भी शामिल हो जाता है। दोस्तों ओटोमन एम्पायर के बारे में मैं बता दूं आपको, जो आज का टर्की है वही 1914 में ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों यूरोप में घटनाओं ने कुछ और मोड़ लिया, एक नया मोड़ लिया, और सभी देश, क्योंकि अब यहाँ पर इन सभी देशों को एक दूसरे से खतरा नजर आ रहा था, और सभी देश बड़े स्केल पर हथियार, गोला बारूद, टैंक, तोप ये सब बनाने में जुट गए। और 1914 तक आते आते माहौल यहाँ पर एक ऐसा बन गया कि चारों तरफ युद्ध के बादल मंडराने लगे, और देशों की पॉलिटिक्स में मिलिट्री ऑफिसर्स का दबदबा बढ़ने लगा। अब दोस्तों क्या होगा जब मिलिट्री ऑफिसर्स का दबदबा बढ़ेगा? क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर्स को शुरू से ही एक चीज सिखाई जाती है, और वो है वॉर वॉर वॉर, और यही हुआ दोस्तों। इस युद्ध का अगर मैं एक और बड़े कारण की बात करूं इस सब के अलावा, तो वो था विकृत राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म हम कह सकते हैं। क्योंकि नेशनलिज्म एक हद तक अच्छा रहता है, लेकिन जब नेशनलिज्म विकृत राष्ट्रवाद के रूप में अपना रूप ले लेता है तो ये खतरनाक हो जाता है, और यही हुआ। इसमें चूंकि ये विकृत राष्ट्रवाद यहां पर बढ़ता जा रहा था, तो जर्मनी के राष्ट्रवादी फ्रांस के विरुद्ध थे, और वहीं फ्रांस के राष्ट्रवादी जर्मनी का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। उसी प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रिया और रूस एक दूसरे से नफरत करते थे, जिसे दोस्तों आगे बढ़ाने में हम कह सकते हैं इस विकृत राष्ट्रवाद को और विकृत करने में समाचार पत्रों ने और बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों इसी बीच कुछ ये होता है कि यहाँ पर बोस्निया और हर्जेगोविना को लेकर के ऑस्ट्रिया और सर्बिया में घोर तनातनी शुरू हो गई, जो कि इस वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे इंस्टेंट कारण माना गया। दोस्तों कुछ यूं हुआ था कि ये दोनों ही स्टेट बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे इस समय तक, 1914 तक आते आते। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये सर्बिया इन्हें अपना रीजन मानता था। सर्बिया कहता था कि ज्योग्राफिकली और एथनिसिटी के बेस पर ये दोनों ही रीजन बोस्निया और हर्जेगोविना सर्बिया के अंडर आते हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो सर्ब जाति के लोग रहते थे जिन्हें सर्बिया अपना मानता था। अब चूंकि इन्हीं कारणों पर आधारित सर्बिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया के कब्जे से छुड़ाना शुरू कर दिया, और इस सब में सर्बिया का साथ दे रहा था दोस्तों रसिया। क्लियर? इस सब के आधार पर दोस्तों यहाँ पर
ऑस्ट्रिया में सर्ब जाति के लोगों को, या हम कह सकते हैं सर्ब आतंकवादियों का एक लंबा सिलसिला चला था। और फाइनली लास्ट में आकर के जब सर्बिया के कहने पर इन सर्ब आतंकवादियों ने, या हम कह सकते हैं इन सर्ब लोगों ने जो ऑस्ट्रिया के बोस्निया और हर्जेगोविना में रह रहे थे, इन्होंने यहाँ के युवराज यानी कि ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर दी। हत्या दोस्तों एक 19 ईयर के स्कूली छात्र ने करी थी, और वो उसने जब हत्या गोली मार करके युवराज की हत्या कर दी थी तो कहा कि मैं सर्ब जाति का हूं। और इस घटना ने दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया। यहीं से, इसी घटना से इसने वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कर दी थी। बाद में दोस्तों जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से अपने युवराज की हत्या का कारण और जवाब तलब किया तो सर्बिया की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब चूंकि सर्बिया के ऊपर आक्रमण हो चुका था और रूस और सर्बिया दोनों अच्छे मित्र थे, तो रूस भी सर्बिया के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा। और दूसरी तरफ दोस्तों फ्रांस रूस के पक्ष में और जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध में कूद पड़े। जब दोस्तों आगे जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो इंग्लैंड ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और बाद में टर्की ने जर्मनी का पक्ष तथा इटली ने जर्मनी विरोधी रुख अपनाते हुए युद्ध में ये सब देश कूद पड़े। इस प्रकार दोस्तों विश्व के कई अन्य स्टेट्स या हम कह सकते हैं कंट्रीज भी इस युद्ध में शामिल हो गए। चूंकि अलग अलग देशों पर इन देशों ने कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत की एक कॉलोनीज थी, तो ब्रिटेन की तरफ से भारत भी युद्ध में इस युद्ध में भाग ले रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों का यूज किया था अपने फेवर में। तो इस प्रकार दोस्तों पूरा वर्ल्ड इस युद्ध में शामिल हो चुका था। और एक छोटी सी घटना ने, अगर उस टाइम इन देशों ने तसल्ली पूर्वक काम लिया होता तो इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही देखी गई थी, बर्बादी देखी गई थी, वो नहीं हो पाती। ये दोस्तों कारण थे। अब अगर हम इस वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें दोस्तों, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कम नहीं थे, बहुत बड़े थे और दुर्भाग्यपूर्ण भी थे। क्योंकि दोस्तों इस युद्ध के खत्म होने के बाद में 1919 में एक ट्रीटी होती है, ये सभी देश पेरिस सम्मेलन बुलाते हैं, और पेरिस सम्मेलन में दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की जाती है, जिसमें पूरा इस वॉर का जो कारण था और वॉर का पूरा इल्जाम जर्मनी पर मढ़ दिया दोस्तों। और यही वजह थी इस ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस ने, किसी को नहीं पता था कि हम जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीज भी शामिल हैं, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर करने में एक महती भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि इसमें जर्मनी पर पूरा इस वॉर का सारा की सारा इल्ज़ाम मढ़ दिया था, जर्मनी पर एक लार्ज स्केल पर क्षतिपूर्ति राशि थोपी गई थी। और आगे हम कुछ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें दोस्तों, इसमें बड़े पैमाने पर बर्बादी, प्रॉपर्टी का नष्ट होना, और 2 करोड़ से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे, 1 करोड़ से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी राष्ट्र संघ का निर्माण। दोस्तों राष्ट्र संघ जो था वो वर्तमान यूएन की तुलना में बहुत अलग था, क्योंकि इस राष्ट्र संघ को जो 1919 में जो अस्तित्व में आया था, इसको कोई पावर नहीं दी गई थी, जिसका मिसयूज किया आगे वर्ल्ड वॉर 2 के समय। इसके अलावा दोस्तों हम और कुछ बातों का अगर जिक्र करें तो इसमें सेक्स रेशियो ने एक बड़ा बदलाव लिया, क्योंकि युद्ध में बड़े पैमाने पर पुरुष मारे गए थे। तो अब 1919 के बाद दोस्तों यूरोप का जो सेक्स रेशियो था वो बदल गया। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों ये था वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में सारा कुछ आपके साथ में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।